ऑल गुड। तो आइए स्टार्ट करते हैं एक नया टॉपिक। हमारे टॉपिक का नाम है फेडरलिज्म, डेमोक्रेसी और नेशनल बिल्डिंग। जब मैं फेडरलिज्म, डेमोक्रेसी और नेशनल बिल्डिंग की बात कर रहा हूं तो बेसिकली हम इस टॉपिक के अंदर समझेंगे कि फेडरलिज्म क्या होता है, डेमोक्रेसी क्या होता है और नेशनल बिल्डिंग क्या होता है, और किस तरीके से हम देखते हैं कि डेमोक्रेसी, नेशनल बिल्डिंग, फेडरलिज्म क्लोजली इंटरलिंक्ड है। किस तरीके से इनका रिलेशनशिप जो है वो हमें एक कनेक्टेड रिलेशनशिप देखने को मिलता है। किस तरीके से हम देखते हैं कि ये जो डेमोक्रेसी, नेशनल बिल्डिंग और फेडरलिज्म का प्रोसेस है, ये सारे के सारे फिनोमिनास, ये सारे के सारे कंसेप्ट आपस में इंटरलिंक्ड हैं, कॉम्प्लीमेंट्री हैं एक दूसरे के लिए। किस तरीके से क्लोज रिलेशनशिप शेयर करते हैं आपस में, इनका रिलेशनशिप क्या है आपस में, वो हम डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले हमें ये समझना होगा कि फेडरलिज्म कहते किसको हैं, डेमोक्रेसी किसको कहते हैं, और उसी के साथ साथ नेशनल बिल्डिंग का कंसेप्ट क्या है, नेशनल बिल्डिंग कहते किसको हैं। सबसे पहले जब मैं फेडरलिज्म की बात करता हूं ना, मैंने पिछली वीडियोस के अंदर फेडरलिज्म को विस्तार से डिस्कस किया है, लेकिन फिर से मैं आपको बता दूं दैट फेडरलिज्म इज ऑल अबाउट द डिवीजन ऑफ पावर। फेडरलिज्म के अंदर हम अगर फेडरलिज्म के कोर प्रिंसिपल की बात करें, अगर मैं कोर स्ट्रक्चर की बात करूं फेडरलिज्म के अंदर, तो यहां पे हमें देखने को मिलता है कि देयर शुड बी द डिवीजन ऑफ पावर बिटवीन सेंटर एंड स्टेट्स। तो सेंटर और स्टेट्स के बीच हमें क्लियर कट डिवीजन ऑफ पावर्स देखने को मिलता है। हमारे पास रिटन कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए फेडरलिज्म के अंदर, जो ये मेंशन करता है कि सेंटर की अथॉरिटी क्या होगी और स्टेट की अथॉरिटी क्या होगी। तो सेंटर और स्टेट की पावर्स को क्लियरली डिवाइड किया होता है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, राइट। उसके बाद हम देखते हैं इन डाइवर्स कंट्रीज एंड लार्ज कंट्रीज couldn't be ruled uniformly। हम देखते हैं कि जो डाइवर्स कंट्रीज हैं, जो लार्ज कंट्रीज हैं, जो बड़ी बड़ी कंट्रीज हैं, उनको हम यूनिटरी सिस्टम से या फिर यूनिफॉर्म सिस्टम से रूल नहीं कर सकते हैं। या फिर जो डाइवर्स कंट्रीज हैं, वो कंट्रीज जिनका सोसाइटी जो है, जिनकी सोसाइटी फेडरल सोसाइटी है, डाइवर्स सोसाइटी है, उनको हम यूनिफॉर्म तरीके से एक साथ एक तरीके से रूल नहीं कर सकते हैं, एक यूनिटरी सिस्टम के तहत रूल नहीं कर सकते हैं। क्योंकि होता क्या है, जो छोटी छोटी कंट्रीज हैं उनको हम डायरेक्टली यूनिटरी गवर्नमेंट से रूल कर सकते हैं, यूनिफॉर्म तरीके से रूल कर सकते हैं। लेकिन जो बड़ी बड़ी कंट्रीज हैं वहां पे ये पॉसिबल नहीं है कि एक ही अथॉरिटी से पूरी कंट्री को आप रूल कर लो। जैसे इंडिया जैसी विशाल कंट्री के अंदर, बड़ी कंट्री के अंदर हमें ये चाहिए कि हमारे पास रीजनल लेवल पे, स्टेट लेवल पे गवर्नमेंट्स हों, और वो गवर्नमेंट्स जो हैं वो रीजनल जो इंटरेस्ट है उनको फॉरवर्ड करें, वहां पे मतलब अपने अकॉर्डिंगली ऑटोनॉमी से रूल करें। तो बड़ी कंट्री के अंदर हम अगर ये करें कि पूरा का पूरा सेंटर ही पूरे देश को रूल करेगा तो ये पॉसिबल नहीं है। जो रीजनल इंटरेस्ट है, जो लिंग्विस्टिक या फिर माइनॉरिटीज के इंटरेस्ट है, जो लोकल इंटरेस्ट है लोगों के, उनको रीजनल गवर्नमेंट्स टैकल करने की कोशिश करती हैं। तो बड़ी कंट्री को डायरेक्टली एक अथॉरिटी से रूल करना पॉसिबल नहीं होता है। इसलिए हम जो हमारी एडमिनिस्ट्रेशन कन्वीनियंस है उसके लिए, ताकि एडमिनिस्ट्रेशन की कन्वीनियंस हो सके, हम रीजनल गवर्नमेंट्स को भी पावर देते हैं ताकि रीजनल गवर्नमेंट्स अपने हिसाब से अपने रीजन्स के अंदर रूल करें, ताकि हमारा जो पूरा का पूरा देश है वहां पे रीजनल इंटरेस्ट को भी टैकल किया जाए, वहां पे माइनॉरिटीज और लोकल इंटरेस्ट को भी टैकल किया जाए, और उसी के साथ साथ ओवरऑल जो पूरे के पूरे देश की इंटीग्रिटी है उसको भी मेंटेन रखा जाए, पूरे के पूरे देश को आगे भी बढ़ाया जाए, है ना, नेशनल इंटीग्रिटी को भी जो मेंटेन करके रखा जाए। तो बड़ी कंट्रीज के लिए, जो डाइवर्स कंट्रीज हैं, जहां पे मल्टी लिंगुअल कंट्रीज हैं, जो मल्टी कल्चरल कंट्रीज हैं, मल्टी रिलीजियस कंट्रीज हैं, जहां पे अलग अलग समुदाय हैं, अलग अलग कल्चर हैं, अलग अलग मजहब हैं, अलग अलग जातियां हैं, अलग अलग रेसिस हैं, वहां पे एक ही अथॉरिटी से हर किसी को रूल करना पॉसिबल नहीं है। मतलब कि एक ही क्या बोलते हैं, एक ही शासन के थ्रू हर किसी को रूल नहीं किया जा सकता। अलग अलग भाषाएं, अलग अलग जो कल्चर्स हैं, अलग अलग जो मजहब हैं, उनके अपने इंटरेस्ट हैं। तो डाइवर्स कंट्री को हम एक तरीके से रूल नहीं कर सकते हैं। हमारे पास एक फ्रेगमेंटेड सिस्टम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन होना चाहिए। हमारे पास ऐसी एडमिनिस्ट्रेशन होनी चाहिए जिसमें उन डाइवर्स कल्चर्स को, उस डाइवर्सिटी को भी रिप्रेजेंटेशन दी जाए और इस तरीके से पूरे देश को रूल किया जाए। तो इसलिए हम फेडरलिज्म को अडॉप्ट करते हैं। हम देखते हैं कि जो बेसिक फीचर्स है फेडरलिज्म के, है ना, अगर यूनिवर्सली मैं बात करूं तो हर एक फेडरलिज्म के अंदर कुछ बेसिक फीचर होते हैं। जैसे कि वहां पे डिवीजन ऑफ पावर होना चाहिए, मैंने आपको बताया। टू सेट ऑफ गवर्नमेंट होनी चाहिए, गवर्नमेंट दो सेट्स होने चाहिए गवर्नमेंट के, एक सेंटर लेवल पे, एक स्टेट लेवल पे। रिटन और रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए। रिटन कॉन्स्टिट्यूशन हमारे पास होना चाहिए जिसमें क्लियरली पावर्स को डिवाइड किया जाए, और रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए जिसको आसानी से अमेंड ना किया जाए, चेंज ना किया जाए। उसी के साथ साथ हमारे पास इंडिपेंडेंट और इंपार्शियल जुडिशरी
होनी चाहिए, ताकि अगर सेंटर और स्टेट्स की पावर्स के बीच अगर कोई डिस्प्यूट आता है, अगर कोई कॉन्फ्लिक्ट आता है, तो देयर शुड बी एन इंडिपेंडेंट एंड इंपार्शियल जुडिशरी हुज डिसीजन इज फाइनल, जो कि उस कॉन्फ्लिक्ट को सॉल्व करेगी और जिसका डिसीजन जो है वो फुल और फाइनल होगा, राइट। उसी के साथ साथ हमारे पास बाइकैमरलिज्म होना चाहिए। बाइकैमरलिज्म का मतलब ये हुआ कि हमारे पार्लियामेंट के अंदर 2 हाउसेस होने चाहिए, जैसे हमारे इंडिया के अंदर राज्यसभा और लोकसभा है, अमेरिका के अंदर सीनेट और हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स है, इसी तरीके से 2 हाउसेस होने चाहिए, बाइकैमरलिज्म वहां पे होना चाहिए। तो ये एक बेसिक फीचर्स हैं किसके, फेडरलिज्म के। वहीं दूसरी ओर जब मैं डेमोक्रेसी की बात करता हूं, डेमोक्रेसी आप सबको पता है, अब्राहम लिंकन की एक सिंपल सी डेफिनेशन है जो आप सबको याद है। किसी को अगर कुछ भी याद नहीं होगा तो वो डेमोक्रेसी के अंदर उस डेफिनेशन को मतलब कि जानता है, गवर्नमेंट इज ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल एंड बाय द पीपल। तो बेसिकली व्हाट वी आर टॉकिंग हियर कि डेमोक्रेसी के अंदर लोगों का रूल होता है, लोगों का शासन होता है। हम देखते हैं कि जो अल्टीमेट सोवरेन पावर होती है दैट लाइज विद इन द पीपल। सो ये एक ऐसी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है डेमोक्रेसी जिसमें सोवरेन पावर लोगों के पास होती है, मतलब कि जो अल्टीमेट सुप्रीम अथॉरिटी किसके पास होती है, लोगों के पास होती है। लोग ही अल्टीमेट अथॉरिटी है, लोग ही सुप्रीम है, लोग ही सोवरेन अथॉरिटी है, तो लोगों के पास पावर होती है, लोग खुद रूल करते हैं। अब हम देखते हैं कि डेमोक्रेसी के अंदर 2 तरह की डेमोक्रेसी आती है, डायरेक्ट डेमोक्रेसी आती है, इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी आती है। डायरेक्ट डेमोक्रेसी में क्या होता है कि लोग डायरेक्टली डिसीजंस लेते हैं। किसी भी पॉलिसी को अगर बनाना है तो लोग सारे बैठकर, मतलब सारे के सारे लोग बैठकर उस पॉलिसी को बनाएंगे, तो यहां पे डायरेक्टली डिसीजंस लिए जाते हैं। लेकिन बड़ी कंट्रीज के अंदर ये पॉसिबल नहीं है। छोटी कंट्रीज के अंदर लोग बैठ सकते हैं, असेंबल हो सकते हैं। जैसे मैं विलेज पंचायत की बात करूं तो विलेज के अंदर, गांव के अंदर लोग बैठ के खुद डिसीजंस लेते हैं, वहां पे डायरेक्ट डेमोक्रेसी हमें देखने को मिलती है। लेकिन अगर बड़े देश की मैं बात करूं तो वहां पे डायरेक्ट डेमोक्रेसी पॉसिबल नहीं है। इतने लोगों को कैसे आप असेंबल करोगे, इकट्ठा करके कैसे इतने लोग डिसीजंस लेंगे? तो बेसिकली वहां पे डायरेक्ट डेमोक्रेसी कहां पे सूट करती है, छोटे छोटे देशों में, और इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी उन देशों में होती है जो बड़े बड़े देश हैं। तो बेसिकली जैसे इंडिया की मैं बात करूं तो यहां पे लोग अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को अपने बिहाफ पे पार्लियामेंट के अंदर भेजते हैं और वो रिप्रेजेंटेटिव्स हमारे बिहाफ पे डिसीजंस लेते हैं। तो ये डेमोक्रेसी का मतलब हुआ। हम देखते हैं कि ये जो डेमोक्रेसी है ये मोस्ट पॉपुलर और क्रेडिबल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है ग्लोबली, मतलब कि डेमोक्रेसी को ऑल ओवर द ग्लोब, पूरी दुनिया के अंदर क्रेडिबल माना जाता है, इसको जो है वो पॉपुलर माना जाता है और बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट माना जाता है। हम देखते हैं कि बेस ऑफ फेडरल स्ट्रक्चर इन नॉन डेमोक्रेटिक रिजीम्स फेडरलिज्म नॉट पॉसिबल। हम देखते हैं कि डेमोक्रेसी के अंदर फेडरलिज्म पॉसिबल हो सकता है। हम डेमोक्रेसी के अंदर ये कह सकते हैं कि हर एक माइनॉरिटी के पास, हर एक रीजन के पास उसकी रिप्रेजेंटेशन होनी चाहिए। तो हम यहां पे रिप्रेजेंटेशन का बात करते हैं, हम यहां पे इंक्लूसिविटी की बात करते हैं, इक्वल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑल सेक्शंस की बात करते हैं। डेमोक्रेसी के अंदर ये पॉसिबल है कि फेडरलिज्म जो है वो इमर्ज कर सकता है। डेमोक्रेसी के अंदर फेडरलिज्म हो सकता है, डेमोक्रेसी के अंदर फेडरल स्ट्रक्चर को अडॉप्ट किया जा सकता है। बट व्हेन इट कम्स टू नॉन डेमोक्रेटिक रिजीम्स, जब मैं नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट्स की बात करता हूं तो वहां पे हमें देखने को मिलता है कि वहां पे फेडरलिज्म पॉसिबल नहीं है, वहां पे यूनिटरी सिस्टम ही चलाया जाता है। तो डेमोक्रेसी के अंदर हर एक सेक्शन के रिप्रेजेंटेशन की रिस्पेक्ट की जाती है, इक्वल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑल सेक्शंस की बात की जाती है, लिबरल राइट्स की बात की जाती है, लिबर्टी की बात की जाती है, यहां पे फ्रीडम की बात की जाती है। इसीलिए डेमोक्रेसी के अंदर फेडरलिज्म जो है वो इमर्ज हो सकता है, फेडरलिज्म जो है यहां पे सक्सेसफुल हो सकता है। इसलिए डेमोक्रेसी के अंदर फेडरलिज्म या फेडरल स्ट्रक्चर सूट करता है, वहां पे फेडरलिज्म आ सकता है। लेकिन नॉन डेमोक्रेटिक रिजीम्स के अंदर फेडरलिज्म आना पॉसिबल नहीं है। जैसे अगर हम बात करें श्रीलंका की, नेपाल की, पाकिस्तान की, तो ये जो कंट्रीज हैं ये नॉन डेमोक्रेटिक रिजीम्स हैं, या फिर हम कह सकते हैं कॉस्मेटिक डेमोक्रेटिक रिजीम्स हैं। तो यहां पे डेमोक्रेसी या तो नहीं है या कॉस्मेटिक टाइप ऑफ डेमोक्रेसी है। तो हमें वहां पे देखने को मिलता है कि वहां पे फेडरलिज्म उस तरीके से वहां पे पॉसिबल नहीं है, फेडरलिज्म उस तरीके से वहां पे फल या फूल नहीं रहा है। उसके बाद मैं नेशन बिल्डिंग की बात करता हूं। अब नेशन बिल्डिंग होता क्या है? नेशन बिल्डिंग इज ऑल अबाउट बिल्डिंग योर नेशन. How you are going to build your nation? So nation building is the process of creating and strengthening a sense of unity, identity and shared purpose among the people of country. तो नेशन बिल्डिंग बेसिकली नेशनलिज्म का कंसेप्ट है। यहां पे ये कहा जाता है कि नेशन बिल्डिंग एक ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर आप एक सेंस ऑफ यूनिटी को स्ट्रेंथन करने की कोशिश करते हैं, क्रिएट करने की कोशिश करते हैं, सेंस ऑफ आइडेंटिटी को क्रिएट करने की कोशिश करते हैं और एक शेयर्ड पर्पस को क्रिएट करने की कोशिश करते हैं पूरे देश के लोगों के अंदर। मतलब कि
नेशन बिल्डिंग के अंदर होता क्या है कि हम देखते हैं कि लोगों के बीच एक सेंस ऑफ यूनिटी को क्रिएट करने की कोशिश की जाती है। नेशन बिल्डिंग के अंदर जो है लोगों के बीच सेंस ऑफ बिलोंगिंग को क्रिएट करने की कोशिश की जाती है। सेंस ऑफ हम देखते हैं कि आइडेंटिटी को क्रिएट करने की कोशिश की जाती है या स्ट्रेंथन की जाती है। लोगों का जो है वो सेंस ऑफ बिलोंगिंग होना चाहिए, भाईचारा होना चाहिए, ब्रदरहुड होना चाहिए। तो वो उस चीज की हम वहां पे बात करते हैं और हम देखते हैं कि पूरे के पूरे लोगों का एक शेयर्ड पर्पस हो, सारे के सारे लोग जो हैं वो नेशनल यूनिटी के लिए कंट्रीब्यूट करें या फिर नेशनल यूनिटी हमें वहां पे देखने को मिले। उसके बाद हम देखते हैं इट इन्वॉल्व्स डेवलपिंग स्टेबल गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस, इकोनॉमिक ग्रोथ एंड इंप्रूविंग एजुकेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर बाय फोस्टरिंग अ सेंस ऑफ नेशनल प्राइड एंड बिलोंगिंग। तो बेसिकली यहां पे होता क्या है, नेशनल बिल्डिंग के अंदर हम देखते हैं कि स्टेबल गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस को डेवलप करने की कोशिश की जाती है। ये कोशिश की जाती है कि जो हमारे गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस हैं वो स्टेबल हो, वो इंस्टेबिलिटी के अंदर ना चले जाएं। हम इकोनॉमिक ग्रोथ के ऊपर फोकस करते हैं कि हमारा देश इकोनॉमिकली ग्रो करे। उसी के साथ साथ हम एजुकेशन को इंप्रूव करने की कोशिश करते हैं, हम इंफ्रास्ट्रक्चर को इंप्रूव करने की कोशिश करते हैं एंड उसी के साथ साथ हम एक सेंस ऑफ नेशनल प्राइड और बिलोंगिंग को क्रिएट करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, हम जो है वो एक नेशनल प्राइड लोगों के बीच पैदा करने की कोशिश करते हैं और एक सेंस ऑफ बिलोंगिंग को लोगों के बीच पैदा करने की कोशिश करते हैं कि भारत के लोगों के बीच एक कॉमननेस है, एक कॉम्युनिटी है या फिर एक सेंस ऑफ बिलोंगिंग है, वो आपस में जुड़े हुए हैं, वो देश खातिर आपस में जुड़े हुए हैं। इसीलिए सेंस ऑफ बिलोंगिंग क्रिएट होता है नेशनल बिल्डिंग के अंदर। जैसे मैं आपको एग्जांपल दूं, अगर जब हमारा देश इंडिया की जो क्रिकेट टीम है वो बाहर खेलने जाती है और जब इंडिया की क्रिकेट टीम जीत जाती है तो सारे लोगों के अंदर एक उत्साह आता है, खुशी आती है। वो क्यों होता है? क्योंकि वी आर द सिटीजन ऑफ सेम कंट्री और हमारे अंदर एक सेंस ऑफ बिलोंगिंग है। हम जब विराट कोहली 6 मारता है तो सब लोगों के अंदर खुशी आती है, मतलब विराट कोहली का हमारे साथ क्या लेना देना है, मेरे साथ क्या लेना देना है, लेकिन क्योंकि वो हमारी क्रिकेट टीम है तो इसलिए हमारे बीच एक मतलब कि हमारे बीच हमारे अंदर एक हैप्पी हार्मोन्स रिलीज होते हैं क्योंकि वो हमारे देश की टीम है। हम देखते हैं कि गोल क्या होता है, नेशनल बिल्डिंग का क्या गोल है, क्यों बिल्ड किया जाता है देश को, ताकि एक स्ट्रॉन्ग और कोहेसिव कंट्री बनाई जाए वेयर सिटीजन फील्स कनेक्टेड एंड वर्क टुगेदर फॉर कॉमन गुड। इसका मतलब यह है कि हम इसीलिए नेशनल बिल्डिंग के पीछे लगे होते हैं या नेशनल बिल्डिंग के प्रोसेस में एंटर करते हैं ताकि हमारा जो देश है उसको स्ट्रॉन्ग बनाया जा सके, उसको कोहेसिव बनाया जा सके, वहां पे कोहेरेंस को क्रिएट किया जा सके, फीलिंग ऑफ वननेस को क्रिएट किया जा सके और साथ ही साथ सिटीजन्स जो हैं, उस देश के नागरिक जो हैं वो आपस में जुड़े हुए महसूस करें, कनेक्टेड महसूस करें और साथ ही साथ कॉमन गुड के लिए मतलब कॉमन वेलबिंग के लिए काम करें, पूरे के पूरे देश हित के लिए काम करें, जो कम्युनिटी है, जो जनरल बिल है उसके लिए काम करें। तो ये डिफरेंट कंसेप्ट्स हैं, फेडरलिज्म, डेमोक्रेसी, नेशनल बिल्डिंग। अब आइए जानते हैं कि इनका रिलेशनशिप क्या है आपस में। फेडरलिज्म, डेमोक्रेसी और नेशनल बिल्डिंग आपस में जुड़े कैसे हुए हैं, ये मतलब कि दोनों का इरिवर्सिबल फिनोमेना कैसा है, दोनों के बीच में इंटरलिंक्ड रिलेशनशिप क्या है, सारे के सारे जो ये कंसेप्ट हैं ये आपस में इनका लिंकेज हमें कैसे देखने को मिलता है वो समझते हैं। तो इन तीनों कंसेप्ट्स के अंदर फेडरलिज्म, डेमोक्रेसी और नेशनल बिल्डिंग के अंदर एक डीप रिलेशनशिप है। ये तीनों कंसेप्ट्स सप्लीमेंट्री और कंप्लीमेंट्री है एक दूसरे के। तो कैसे इनके अंदर एक डीप रिलेशनशिप है, कैसे एक दूसरे के सप्लीमेंट्री और कंप्लीमेंट्री है, ये समझते हैं। सबसे पहले प्रेजेंस ऑफ डेमोक्रेटिक क्रेडेंशियल्स विच गारंटीज द कंटिन्यूएशन ऑफ फेडरलिज्म। तो सबसे पहली बात तो ये है कि अगर डेमोक्रेटिक क्रेडेंशियल्स की प्रेजेंस है, अगर डेमोक्रेसी किसी देश के अंदर है, अगर लिबरल डेमोक्रेसी किसी देश के अंदर है तो वहीं पे हमें फेडरलिज्म का कंटिन्यूएशन देखने को मिलता है। उसी देश के अंदर फेडरलिज्म हमें देखने को मिलता है या फिर क्रेडिबल तरीके से फेडरलिज्म वहीं पे इमर्ज करेगा। जिस देश के अंदर डेमोक्रेसी नहीं है, जिस देश के अंदर लिबरल डेमोक्रेसी नहीं है, वहां पे फेडरलिज्म हमें नहीं देखने को मिलता है। तो जहां पे लिबरल डेमोक्रेसी होगी, जहां पे डेमोक्रेसी होगी, वहां पे हमें फेडरलिज्म देखने को मिलेगा और अच्छे तरीके से वहां पे फेडरलिज्म इमर्ज होकर आएगा। उसके बाद यहां पे आता है द नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट्स अडॉप्टेड नॉन फेडरल or unitary system but had to experience serious challenges in achieving or maintaining national unity and ideal of national building like Sri Lanka, Pakistan, Nepal। वो देश जहां पे डेमोक्रेसी नहीं थी, वो देश जहां पे कॉस्मेटिक फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी थी या फिर डेमोक्रेसी नहीं थी, उन देशों के अंदर हमें ये देखने को मिला कि
वहां पे कई सारे सीरियस चैलेंजेस उभर करके आए। सबसे पहले जिन देशों के अंदर डेमोक्रेसी नहीं थी, उन्होंने फेडरल सिस्टम को अडॉप्ट नहीं किया, वहां पे यूनिटरी सिस्टम चला या फिर नॉन फेडरल सिस्टम चला, ठीक है। तो जहां पे डेमोक्रेसी नहीं थी वहां पे नॉन फेडरल स्ट्रक्चर था या फिर यूनिटरी सिस्टम था गवर्नमेंट का। तो वहां पे हमें देखने को मिलता है कि उन देशों के अंदर काफी सीरियस चैलेंज हमें देखने को मिलता है, किसके लिए? अचीविंग और मेंटेनिंग नेशनल यूनिटी एंड आइडियल ऑफ नेशनल बिल्डिंग। मतलब कि वहां पे नेशनल यूनिटी को मेंटेन करने के लिए, अचीव करने के लिए हमें चैलेंजेस देखने को मिलते हैं, और नेशनल बिल्डिंग को मेंटेन करने के लिए, अचीव करने के लिए हमें कई सारे चैलेंजेस देखने को मिलते हैं, जैसे श्रीलंका, पाकिस्तान, नेपाल एटसेट्रा। तो मेरा कहने का मतलब यही है कि वो देश जहां पे डेमोक्रेसी नहीं थी, वहां पे फेडरल सिस्टम भी नहीं था, तो वहां पे हमें देखने को मिला है कि उनको काफी सारी मुश्किलातों का सामना करना पड़ा, कई सारे चैलेंजेस वहां पे देखने को मिले। किसके लिए? ताकि वो अपनी नेशनल यूनिटी को मेंटेन कर पाए और साथ ही साथ नेशनल बिल्डिंग को जो है वो अचीव कर पाए। उसी के साथ साथ हमें देखने को मिलता है फेडरलिज्म कुड नॉट बी एस्टैब्लिश्ड विदाउट अ क्रेडिबल स्ट्रक्चर ऑफ लिबरल डेमोक्रेसी एंड डेमोक्रेसी कुड रिटेन इट्स क्रेडिबिलिटी मोर इन ए फेडरल स्ट्रक्चर। इसका मतलब ये हुआ कि हमें देखने को मिलता है कि फेडरलिज्म वहीं पे इस्टेब्लिश किया जाता है जहां पे क्रेडिबल स्ट्रक्चर ऑफ लिबरल डेमोक्रेसी है, जहां पे क्रेडिबल स्ट्रक्चर ऑफ लिबरल डेमोक्रेसी है, जहां पे लिबरल डेमोक्रेसी मौजूद है, वहीं पे हमें फेडरलिज्म देखने को मिलता है, वहां पे ही इस्टेब्लिशमेंट ऑफ फेडरलिज्म हमें देखने को मिलती है, या फिर फेडरलिज्म अच्छे तरीके से वहीं पे इमर्ज होता है। उसी के साथ साथ जहां पे फेडरल स्ट्रक्चर है, डेमोक्रेसी भी क्रेडिबल तरीके से हमें वहीं पे देखने को मिलती है। मतलब कि देखना किस तरीके से ये दोनों कंसेप्ट्स लिंक्ड हैं, कि जहां पे डेमोक्रेसी है वहीं पे फेडरल स्ट्रक्चर होगा, और जहां पे फेडरल स्ट्रक्चर है वहीं पे डेमोक्रेसी क्रेडिबल तरीके से हमें नजर आएगी, लिबरल डेमोक्रेसी क्रेडिबल तरीके से हमें नजर आएगी। उसके बाद यहां पे आता है द प्रोसेस ऑफ नेशनल बिल्डिंग कुड बी अचीव्ड ओनली इन ए फ्री डेमोक्रेटिक एंड लिबरल पॉलिटिकल सिस्टम। इसका मतलब ये है कि नेशनल बिल्डिंग का जो प्रोसेस है वो वहीं पे अचीव किया जा सकता है जहां पे फ्री और डेमोक्रेटिक और लिबरल पॉलिटिकल सिस्टम है। जो पॉलिटिकल सिस्टम फ्री है, लिबरल है, डेमोक्रेटिक है, वहां पे नेशनल बिल्डिंग को जो है वो अचीव किया जा सकता है आसानी से, वहां पे नेशनल बिल्डिंग के प्रोसेस को अचीव किया जा सकता है। यूज ऑफ फोर्स, कोएर्शन और लैक ऑफ कंसर्न फॉर दिस डिस्टिंक्ट माइनॉरिटीज वुड रिवर्स द प्रोसेस ऑफ नेशनल बिल्डिंग एंड जनरेट ट्रस्ट डेफिशिएट एंड इनसिक्योरिटी अमंग एथनिक माइनॉरिटीज। अगर थोड़ी सी भी फोर्स या कोएर्शन यूज की जाती है, अगर थोड़ा सा भी दबाव या फिर फोर्स या फिर यूज किया जाता है किसके ऊपर? इन माइनॉरिटीज के ऊपर, या फिर इनके लिए अगर कोई कंसर्न नहीं है, इनकी आपको चिंता नहीं है, तो वहां पे क्या होगा? वहां पे नेशनल बिल्डिंग का प्रोसेस रिवर्स हो जाएगा और ट्रस्ट डेफिसिट जनरेट हो जाएगा माइनॉरिटीज के अंदर, इनसिक्योरिटी जनरेट हो जाएगी एथनिक माइनॉरिटीज के अंदर। कहने का मतलब यही है कि फेडरलिज्म के अंदर, डेमोक्रेसी के अंदर माइनॉरिटीज को अच्छे से रिस्पेक्ट किया जाता है। अगर आप हिंदू हो तो आप अपना धर्म मान सकते हो, अगर आप मुस्लिम हो आप अपना रिलीजन जो है उसको मान सकते हो, आप मस्जिद में जा सकते हो, अगर आप क्रिश्चियन हो तो आप अपना रिलीजन मान सकते हो, अगर आपकी भाषा डोगरी है तो आप डोगरी में बोल सकते हो, डोगरी को प्रमोट कर सकते हो, आपके कल्चर को आप प्रिजर्व कर सकते हो, आपके कल्चर को आप प्रैक्टिस कर सकते हो। तो डेमोक्रेसी के अंदर, लिबरल डेमोक्रेसी के अंदर हर किसी सेक्शन को, हर किसी माइनॉरिटी के पास अधिकार होते हैं। अगर मैं आपको बताऊं कि अगर मैं इस्लामिक कंट्री की एग्जांपल लूं तो वहां पे जो बाकी रिलीजन है उनको निगेट कर दिया जाता है। मतलब कि अगर मैं पाकिस्तान की एग्जांपल लूं तो वहां पे इस्लाम को ही ज्यादा प्रमोट किया जाता है, बाकी रिलीजन्स को निगेट कर दिया जाता है। लेकिन लिबरल डेमोक्रेसी के अंदर ऐसा नहीं होता है, हर किसी की रिस्पेक्ट होती है, जो भी मजहब मानना है मान लो, जो भी भाषा बोलनी है बोल लो, जो भी तुम्हारा फेथ है उसको तुम डेवलप कर सकते हैं, तुम्हारे पास कई सारे अधिकार हैं। लेकिन अगर ऐसा सिस्टम कोई है जहां पे लिबरल डेमोक्रेसी नहीं है, जहां पे फेडरलिज्म नहीं है, वहां पे क्या किया जाता है? फोर्स का इस्तेमाल किया जाता है, कोर्शन का इस्तेमाल किया जाता है, और माइनॉरिटीज की तरफ कोई कंसर्न नहीं होता है, माइनॉरिटीज की रिस्पेक्ट नहीं की जाती है। तो उस वक्त क्या होता है? नेशनल बिल्डिंग का प्रोसेस जो है ना रिवर्स हो जाएगा। जबरदस्ती आप किसी को अपने देश के प्रति फीलिंग ऑफ वननेस क्रिएट नहीं करवा सकते हो, जबरदस्ती आप किसी से भारत माता की जय नहीं बुलवा सकते हो। वो कैसे बोलेगा? क्योंकि आप अगर उसके अंदर इतना सा ट्रस्ट एक पैदा कर दोगे, अगर आप भाईचारे की फीलिंग उसके अंदर क्रिएट कर दोगे। तो कहने का मतलब यही है कि अगर माइनॉरिटीज के लिए कोई कंसर्न नहीं है, माइनॉरिटीज की अगर रिस्पेक्ट नहीं है, माइनॉरिटीज के अगर कोर्शन और फोर्स का इस्तेमाल किया जा रहा है अगर उनके ऊपर, तो वहां पे नेशनल बिल्डिंग का प्रोसेस जो है वो रिवर्स हो जाएगा, वहां पे नेशनल बिल्डिंग नहीं होगा, और उसी के साथ साथ एक ट्रस्ट डेफिसिट जनरेट हो जाएगा और इनसिक्योरिटी जनरेट होगी एथनिक माइनॉरिटीज के अंदर। मतलब कि भरोसा उठ जाएगा माइनॉरिटीज का आपके ऊपर से, और साथ ही साथ इससे जो है वो कई सारी सिसेशन की मूवमेंट्स भी चल सकती हैं, रिवॉल्ट्स हो
सकते हैं, ऑटोनॉमी की मूवमेंट्स आ सकती हैं, राइट्स के लिए रिवोल्ट हो सकते हैं, तो रेवोल्यूशंस हो सकते हैं। तो बेसिकली कहने का मतलब यही है कि लिबरल डेमोक्रेसी के अंदर, फेडरलिज्म के अंदर माइनॉरिटीज को भी राइट दिए जाते हैं और साथ ही साथ जो एथनिक ग्रुप्स हैं उनको राइट्स दिए जाते हैं। लेकिन यूनिटरी सिस्टम के अंदर वैसा नहीं होता है, इसलिए वहां पे नेशनल बिल्डिंग उतने आसान तरीके से या फिर नेशनल बिल्डिंग वहां पे नहीं हो सकती है। उसके बाद यहां पे आता है फेडरल कंट्रीज अडॉप्टेड प्रिंसिपल ऑफ कंपोजिट कल्चर, और साथ ही साथ जैसे मैंने आपको बताया कि फेडरल कंट्रीज के अंदर कंपोजिट कल्चर का प्रिंसिपल अडॉप्ट किया जाता है। इट मींस बाय गिविंग इक्वल रिस्पेक्ट बाय एक्नॉलेजिंग द डाइवर्सिटीज ऑफ डिफरेंट सेक्शंस ऑफ द पीपल। मतलब कि फेडरल सिस्टम के अंदर कंपोजिट कल्चर का प्रिंसिपल अडॉप्ट किया जाता है और हर एक माइनॉरिटी को, हर एक ग्रुप को इक्वल रिस्पेक्ट दी जाती है, हर एक सेक्शन ऑफ पीपल को इक्वल रिस्पेक्ट दी जाती है, उनको एक्नॉलेज किया जाता है, हर एक माइनॉरिटी को उसके राइट दिए जाते हैं। इसीलिए फेडरल कंट्रीज के अंदर जो है वो नेशनल बिल्डिंग का प्रोसेस जो है, नेशनल बिल्डिंग तेजी से होता है, नेशनल बिल्डिंग का प्रोसेस हो मतलब आसानी से हो जाता है। नेशनल बिल्डिंग जो है वो क्या बोलते हैं उसको इनेबल करता है कौन? फेडरल स्ट्रक्चर और लिबरल डेमोक्रेसीज। सो इस तरीके से हम यहाँ पे कंक्लूड कर सकते हैं कि so it could be concluded that a national building process would be comparatively smooth, robust and less complicated in liberal democracies and federalism because of respect to diverse sections। हम देखते हैं कि जो liberal democracies हैं, जो federalism है, जहाँ पे जो minorities हैं, जो different sections हैं, उनको utmost respect दी जाती है, वहाँ पे जो हमारा इसका national building का process होगा वो बड़ा smooth होगा, comparatively high होगा, रोबूस्ट होगा और लेस कॉम्प्लिकेटेड होगा। जहां पे जो माइनॉरिटीज हैं उनके कंसर्न्स को रेज किया जाता है, माइनॉरिटीज को राइट्स दिए जाते हैं, उनको रिस्पेक्ट किया जाता है। मल्टीलिंगुअल कंट्रीज जो होती हैं जहां पे अलग अलग लैंग्वेजेस को रिस्पेक्ट किया जाता है, मतलब आपके कल्चर को रिस्पेक्ट किया जाता है, हर एक माइनॉरिटी के राइट्स को रिस्पेक्ट किया जाता है, वहां पे नेशनल बिल्डिंग का जो प्रोसेस होगा बड़ा स्मूथ होगा, रोबूस्ट होगा, लेस कॉम्प्लिकेटेड होगा। वहीं दूसरी ओर अगर मैं नॉन डेमोक्रेटिक सिस्टम की बात करूं, नॉन फेडरल कंट्रीज की बात करूं, तो वहां पे जो ये प्रोसेस है ना, ये बड़ा कॉम्प्लिकेटेड होगा, बड़ा मुश्किल होगा। नेशनल बिल्डिंग का प्रोसेस बड़ा मुश्किल होगा, ये जो फिनोमिना है बड़ा मुश्किल होगा। नेशनल बिल्डिंग वहां पे आसानी से नहीं की जा सकती है क्योंकि वहां पे माइनॉरिटीज के लिए कोई कंसर्न नहीं है, माइनॉरिटीज की रिस्पेक्ट नहीं की जाती है, कोर्शन का इस्तेमाल किया जाता है, फोर्स का इस्तेमाल किया जाता है, उनके कंसर्न्स को जो है सबड्यू कर दिया जाता है, साइड लाइन किया जाता है, उनको जो है वो सबमिस कर दिया जाता है। उसी के साथ साथ जो है उनके जो कंसर्न्स होते हैं, उनकी जो डिमांड्स होती हैं, उनके जो राइट्स होते हैं, उनको सप्रेस कर दिया जाता है। सो इट वुड अंडरमाइन द प्रोसेस ऑफ नेशनल बिल्डिंग। इससे क्या होगा, नेशनल बिल्डिंग का, इन कंट्रीज के अंदर नेशनल बिल्डिंग का प्रोसेस जो है वो अंडरमाइन हो जाएगा और उसी के साथ साथ वुड गिव राइज टू टेंडेंसीज लाइक सिसेशनिज्म, और इससे कई सारी ऐसी मूवमेंट्स आ सकती हैं जैसे सिसेशनिज्म हो सकता है। सिसेशनिज्म का मतलब हो गया कि स्टेट्स चाहती हैं कि वो आपके देश से दूर हो जाएं, उनको इंडिपेंडेंस चाहिए। उसी के साथ साथ वायलेंट ऑटोनॉमी मूवमेंट्स हो सकती हैं। वायलेंट ऑटोनॉमी मूवमेंट्स होने का मतलब ये हो गया कि वायलेंट तरीके से स्टेट्स ये चाहती हैं कि उनके पास पावर हो, ऑटोनॉमी हो। उसी के साथ साथ हम देखते हैं टेररिज्म वहाँ पे बढ़ सकता है, रिलीजन के बेसिस के ऊपर फंडामेंटलिज्म, एक्सट्रीमिज्म वहाँ पे बढ़ सकता है। तो ये सारी प्रॉब्लम्स हमें वहाँ पे देखने को मिलती हैं। सिंपली आपको मैं ये कहने की कोशिश करूँ तो नेशनल बिल्डिंग वहीं पे हो पाएगी ना, सेंस ऑफ बिलोंगिंग उसी देश में हो जाएगी जहाँ पे नफरत नहीं है, लोग आपस में प्यार से रहते हैं, हर किसी के राइट्स की रिस्पेक्ट की जाती है, माइनॉरिटीज की भी रिस्पेक्ट की जाती है। जबरदस्ती किसी को आप कहोगे कि आप हमारे देश के नागरिक हो और यहां पे मोहब्बत लाओ, प्यार लाओ, कॉमननेस लाओ, भाईचारा लाओ आपस में, तो आएगा भाईचारा। जब तुम्हारी स्टेट ही इस्लामिक स्टेट है, जब तुम्हारे वहां एक ही रिलीजन को स्टेट फॉलो करती है, वो है इस्लाम, तो बाकी रिलीजन को तो अंडरमाइन कर दिया जाएगा। और अब तुम कहोगे कि हिंदूज भी, क्रिश्चियन भी तुम्हारे देश के लिए नेशनलिज्म को क्रिएट करें, तुम्हारे देश के लिए फीलिंग ऑफ वननेस को क्रिएट करें, भाईचारा लाएं, तो क्या वहां पे भाईचारा आएगा? तुम उनके रिलीजन की रिस्पेक्ट नहीं कर रहे हो, तुम उनके ऊपर फोर्स का इस्तेमाल कर रहे हो, उनके ऊपर सप्रेशन कर रहे हो, उनका एक्सप्लॉइटेशन कर रहे हो, तो वहां पे नेशनल बिल्डिंग थोड़ी ना हो पाएगा, वहां पे नेशनलिज्म इमर्ज थोड़ी ना होगा। नेशनलिज्म प्यार की फीलिंग होती है लोगों के बीच में, आपस में कॉमननेस की फीलिंग होती है। लेकिन उन देशों में जहां पे नफरत है, जहां पे लोगों को दबाया जाता है, कोर्शन उनके ऊपर यूज की जाती है, वहां पे नेशनलिज्म इमर्ज नहीं होगा, वहां पे नेशनल बिल्डिंग नहीं होगा। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि किस तरीके से डेमोक्रेसी, फेडरलिज्म और उसी के साथ साथ अपना नेशनल बिल्डिंग का ये जो प्रोसेस है ये इंटरलिंक्ड है, क्लोज रिलेशनशिप शेयर करता है आपस में, एक दूसरे का कंप्लीमेंट्री और सप्लीमेंट्री है। ये किस तरीके से एक दूसरे के प्रोसेस को इनेबल करने में मदद करते हैं।
फेडरलिज्म, डेमोक्रेसी, नेशनल बिल्डिंग, ये तीनों कॉम्प्लीमेंट्री फिनोमेनाज हैं और सप्लीमेंट्री फिनोमेनाज हैं। ये हमने इस लेक्चर के अंदर डिस्कस कर लिया है। अगर आपको इस लेक्चर का पीडीएफ चाहिए तो आप इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जा सकते हैं, वहाँ पर टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया होगा, वहाँ से आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, आपको पीडीएफ मिल जाएगा। तो थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।